हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं आपके JAIIB PPB सब्जेक्ट पेपर नंबर 2 की तैयारी, जहां हम मॉड्यूल बी को समराइज मैनर में इंडिविजुअल यूनिट के साथ कर रहे हैं। दिस इज़ योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM दिशा दुआ। लास्ट सेशन में यूनिट 24 हमने किया था, जब यूनिट 25 करने वाले हैं, जहां हम बातें करेंगे अलग अलग तरीके के कोलैटरल और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। जैसे अगर हम लैंड रखते हैं गिरवी और एज ए सिक्योरिटी, है ना, या फिर हम गुड्स रखते हैं, या शेयर्स रखते हैं, या डिबेंचर्स रखते हैं, या गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखते हैं, तो उनके साथ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जब मैं कोलैटरल के बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स में हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से समझने की, और जब हम इसके MCQs करेंगे तो इन कंसेप्ट्स का यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं एक इंट्रोडक्शन के साथ, है ना। जब भी कोई इंसान, लेट्स से इट इज मी हु इज बोरोइंग मनी, मैं बोरोअर बन गई, है ना, तो जो बोरोअर है वो जो भी सिक्योरिटी, अगर मैं ये लेट्स से सोने का पेन है और मैं रख रही हूँ आपके पास गिरवी टू टेक मनी फ्रॉम यू एज लोन, तो मेरे पास उसका टाइटल गुड होना चाहिए, बोले तो डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं ये चोरी का पेन है और मैं रख के आपसे लोन ले रही हूँ, मैं ऑफकोर्स रफू चेक कर जाऊंगी, इसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इस प्रॉपर्टी में। तो जो भी बोरोअर है उसका सिक्योरिटी, जो भी व्हाट्सएवर इज अंडरलाइंग, उसमें उसका गुड टाइटल होना चाहिए। असेट जो है इजीली आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, पता चल रहा है ये पेन मेरे लिए तो कीमती है बट मार्केट में इसकी वैल्यू ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो मार्केटेबल भी होनी चाहिए जो भी सिक्योरिटी, जो भी अंडरलाइंग आप रख रहे हैं। इसके अलावा ईजिली और फ्रीली ट्रांसफर होनी चाहिए। मान लेते हैं किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है भाई, बैंक सोचेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सोचेगा कि भाई इस अंडरलाइंग पे, इस प्रोडक्ट पे, इस सिक्योरिटीज कोलैटरल को रख कर पैसे देने भी हैं या नहीं है ना। अगर मान लेते हैं NPA हो गया, लेट्स से वो बंदा जिसने लोन लिया वो वैसे वापस नहीं दे पाया, तो ये भैया हमारे पास तो ये शेयर जो है मार्केट में बिक भी नहीं पाएंगे, तो हम अपने पैसे कैसे रिकवर करेंगे। ठीक है ना जी। इट शुड नॉट हैव एनी एनकम्बरेंस और लाइबिलिटी अटैच। मान लेते हैं पार्टली पेड शेयर्स हैं, 10 रुपए में से 7 रुपए ही पेमेंट हो रखी है, लेट्स से अभी 3 रुपए अनपेड है, जो ये तो अभी भी लाइबिलिटी है ना। अब इसको रखकर, इस शेयर को रख के पैसे अगर उधार दे दोगे, तो ये इसके साथ तो एक लाइबिलिटी अटैच्ड है। दैट शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू माइंड व्हेन यू टेक समथिंग एज अ सिक्योरिटी, व्हेन यू गिव मनी अगेंस्ट इट। ठीक है, मार्केटेबल क्या है मैंने बता ही दिया है। ओनरशिप जो होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट, मान लेते हैं मैं ही लोन ले रही हूँ, तो जो भी व्हाट्सएवर इज द अंडरलाइंग, जो भी मैं सिक्योरिटी कोलैटरल आपको दे रही हूँ, अगेंस्ट विच मैं जिसके पैसे ले रही हूँ, उसमें जो ओनरशिप होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। नो कंडीशंस अप्लाइड। यस, असेट्स विदाउट वाइड प्राइस फ्लक्चुएशंस आर प्रेफरेबल। पता चल रहा है आज तो 10 रुपए है, कल 100 रुपए हो रहा है, फिर 2 रुपए हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे वाले प्रोडक्ट्स प्रेफर नहीं करे जाते जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। मार्केट वैल्यू आराम से असर्टेन होनी चाहिए। जैसे गोल्ड है, हमको पता है 63,000 रुपीज़ कैरेट चल रहा है, लेट्स से 22 कैरेट वाला गोल्ड, 10 ग्राम सॉरी चल रहा है, तो वी आर एबल टू असर्टेन इट, राइट। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको तो लग रहा है कि भैया आपने इस पेंटिंग के बहुमूल्य पैसे दिए, बट उसकी वैल्यू असर्टेन करना डिफिकल्ट है। Yes, it should be possible to store the security in secured manner in case of pledge, जहाँ पर पोजेशन ही चला जा रहा है। ऐसा ना हो उस प्रोडक्ट को रखने में हज़ारों लाखों रुपए का खर्चा आ रहा हो, और अगर आ रहा है तो क्या हम उसे निकाल पाएंगे, वो सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। और सिक्योरिटी जो होनी चाहिए ड्यूरेबल होनी चाहिए। मान लेते हैं लोन लिया आपने मेरे से 10 साल का, जो भी प्रोडक्ट है, लेट्स से कोई मेटल या इस तरीके से असेट है जो मॉइस्चर में आके धीरे 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 कम होता चला जा रहा है। पता चल रहा है 10 लाख 10 साल के लिए लोन लिया है, 6-7 साल में तो वो इवेपोरेट ही हो गया, लेट्स से वो असेट जो आपने गिरवी रखा था। दैट शुड नॉट हैपन, करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये सारे पॉइंटर्स होने चाहिए अटैच विद द कोलैटरल दैट इज बीइंग गिवन टू द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट विच द लोन इज टेकन। सिंपल सी बात है, बट अगर हम कंसेप्ट समझते हैं तो अगर क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड भी आ जाएगा, आप आराम से उसका आंसर दे पाएंगे।
यस, अब दो तरीके से लोन हो सकता है, या तो सिक्योर्ड या तो अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन होते हैं वो लोन जिसके साथ कुछ सिक्योरिटी अटैच्ड है, मतलब कोलैटरल आपने अगेंस्ट दे रखा है इसके, कि अगर आपने पैसे नहीं वापस दिए जो आपने लोन लिया हुआ है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ वापस नहीं दिया, तो वे प्रॉपर्टी बेचेंगे और आपके अपने पैसे रिकवर कर लेंगे, ये सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर थोड़ी रिस्क कम है ना। अगर एनपीए बंदा हो भी गया तो हमारे पास बैकअप है टू रिकवर आवर अमाउंट, और क्योंकि रिस्क कम है इसलिए इंटरेस्ट भी कंपैरेटिवली अनसिक्योर्ड से यहाँ कम रहता है। और अनसिक्योर्ड जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्फिडेंस इन द बोरोअर्स विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू रीपे। और मैं आपको बताऊं, जो अनसिक्योर्ड लोन है यहाँ से जून टू और मई 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लीन लोन्स क्या होते हैं। क्लीन लोन्स क्या होते हैं? क्लीन लोन्स होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स जिनके साथ कोई सिक्योरिटी या कोलैटरल अटैच नहीं है। अगर हमारे को ये क्लीन लोन आज ब्रेन में घुस गया तो जब हम क्लीन बिल्स या कुछ इस तरीके से बातें करेंगे यूनिट 33, 34 एटसेट्रा में मॉड्यूल बी के अंदर ही, तो आपको वो वर्ड से कंसेप्ट समझना भी आसान होगा। वेरीफाई फ्यूचर सॉल्वेंसी ऑफ द बोरोअर, सिक्योर्ड बोरोअर, कहीं ना कहीं यहाँ पे हम वेरीफाई कर पा रहे हैं। और चार्ज ओवर एक्सेप्टेबल असेट, और एक्सेप्टेबल असेट्स के बारे में तो हमने यहाँ पढ़ ही लिया है। ये सारे असेट्स जो हैं एक्सेप्टेबल है फॉर अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके जिसके अगेंस्ट लोन दिया जा सकता है। करेक्ट है जी, वेरी वेल। अब बात करते हैं अलग अलग तरीके के टाइप ऑफ कोलैटरल। जैसे मैं बात करती हूँ लैंड या बिल्डिंग। जो ये लैंड या बिल्डिंग है ये फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड एसेट है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, फिक्स्ड एसेट से बेटर वर्ड हो जाएगा, ये इमूवेबल एसेट है, इट्स एन इमूवेबल एसेट। और जब भी हम किसी इमूवेबल एसेट के बारे में बात करते हैं तो वहां पर जो चार्ज जिसके जो चार्ज क्रिएट करके लोन दिया जाता है वो होता है मॉर्टगेज, जो हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर बताया हुआ है। टीपीएमआई सिलेबस में नहीं है, बट जब आप सीआईबी में जाओगे तो आप बीआरबीएल एक लॉ सब्जेक्ट पढ़ोगे, मेरे साथ ही पढ़ेंगे, है ना, वहां पर आप उसकी डिटेलिंग समझेंगे। अभी के लिए टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस क्योंकि हमारे सिलेबस में तो मैं पढ़ाऊंगी आने वाले चैप्टर्स में, बट अभी के लिए समझते हैं जो लैंड और बिल्डिंग है, ठीक है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर मॉर्गेज जो टाइप ऑफ चार्ज क्रिएट होता है वो मॉर्गेज होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया, ये प्रॉपर्टी को कोलैटरल जैसे रखा और बैंक को दे दिया ये, और बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट्स से यहाँ पर जो ये लेट्स से कंपनी ए थी ये, अब ये कंपनी जो है एनपीए हो गई, ये कंपनी एनपीए हो गई बोले तो ये इसके पास असेट जो है वो कम है, लायबिलिटीज जो है ज्यादा है। तो क्योंकि बैंक के पास नाउ क्योंकि बैंक के पास कोलैटरल रखा हुआ है तो ये कोलैटरल बेचेंगे और अपने पैसे वापस निकाल पाएंगे, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। और सरफेसी भी यहाँ पे लग जाता है, सरफेसी एक्ट बोलते हैं हम इसे, सरफा एसी एक्ट 2002, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये इसका बिट्स एंड पीसेस मतलब बेसिक बोल सकते हैं, बिट्स एंड पीसेस तो नहीं बोल सकते, इंट्रोडक्शन लेवल हमारे सिलेबस में है, यूनिट 29 में बताऊंगी। यूनिट 29 सबसे बड़ा यूनिट है हमारे पास, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट्स है हमारे पास मॉड्यूल बी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम 5 एक्ट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे जिनमें से एक एक्ट सरफेसी है। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं गुड्स। अब गुड्स आप मुझे बताइए, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है? गुड्स इन जनरल ऐसे मान लेते हैं गुड है, ये गुड है ना, दीज आर गुड्स। बट मैं जब गुड्स के बारे में बात कर रही हूँ तो आई एम समवेयर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री, आई एम समवेयर टॉकिंग अबाउट स्टॉक, या सो बेसिकली दीज गुड्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल होता है,
और जब मैं इन्वेंट्री को स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, इन्वेंट्री क्या है, जैसे मान लेते हैं मेरा टी शर्ट का बिजनेस है, टी शर्ट मेरी इन्वेंट्री रखी होगी, जैसे मेरे पापा का गद्दों का बिजनेस है, मैट्रिसेस, तो उनके पास बंडल्स रखे होते हैं मैट्रिसेस के, तो वो इनकी इन्वेंट्री हुई। जब भी हम किसी मूवेबल पर्टिकुलर मूवेबल गुड को गिरवी रखते हैं, कोलैटरल देते हैं, सिक्योरिटी जैसे चार्ज क्रिएट करते हैं उस पर, तो वहाँ पे दो तरीके के चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं। एक है हाइपोथिकेशन, जो हमारे को सरफेसी के अंदर डिफाइन किया गया है, ओके, और एक है हमारे पास प्लेज। प्लेज में क्या होता है, पोजेशन ही ट्रांसफर हो जाता है। प्लेज में क्या होता है, पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं मैंने अपने गोल्ड है, गोल्ड का पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है, उसके अगेंस्ट लोन लिया जाता है ना, मुथूट फिनेंस से अपन ने गोल्ड लोन लिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या फिर कोई इन्वेंट्री हमारे पास रखी थी, वो हमने गिरवी रख दी और उसके अगेंस्ट लोन लिया। हाइपोथिकेशन क्या होता है, जैसे कार होता है ना, कार में जैसे मैंने कार लोन लिया, तो यहाँ पर मैंने गाड़ी आपके पास पोजेशन में नहीं दी, यहाँ पे पोजेशन ही ट्रांसफर हो जा रहा है, यहाँ पर पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, इसे इम्प्लाइड प्लेज भी बोला जाता है, या कंस्ट्रक्टिव प्लेज भी बोला जाता है, या सिंबॉलिक प्लेज भी बोला जाता है। इसके बारे में और बातें करेंगे जब हम इन वन ऑफ द चैप्टर्स, आई थिंक यूनिट 26 में ही बता रखा है इनको। इस तरीके से भी हाइपोथिकेशन को ऐसे भी बोला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता है। जब भी किसी गुड को हम पोजेशन ही ट्रांसफर कर दे रहे हैं, वो प्लेज्ड गुड है। प्लेज्ड बेसिकली कोलैटरल है। अगर मान लेते हैं आपने पैसे लिए और डिफॉल्ट कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी बेचेंगे, ऑफ कोर्स ड्यू नोटिस देना पड़ेगा, वो नोटिस जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है फुलफिल करी, आप अपने पैसे रिकवर कर पाओगे एज बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिक्योर्ड लोन है। यस। अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड, जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड है, यहाँ से इन वन ऑफ द अटेम्प्ट्स इन 2023 क्वेश्चन बना हुआ है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड कहाँ बताया हुआ है। इट इज टॉक्ड अबाउट इन सोगा 1930। सोगा इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बस इतना ही हमारे लिए रेलिवेंट है। सोगा के बारे में डिटेलिंग, मतलब मैं आपके साथ 2 या 3 क्लासेस करूंगी, 2 क्लासेस, एक क्लास एमसीक्यूज हम टुगेदर करते हैं, 2 क्लास हम करेंगे BRBL, जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे सोगा की डिटेलिंग है ना। बट हमारे JIB लेवल पे सोगा डिटेल नहीं है, सिर्फ इतनी ही बात, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड से ही रिलेटेड बात, तो जितना हमारे लिए रेलिवेंट है, क्योंकि हम स्मार्टली पढ़ रहे हैं, समराइज मैनर में पढ़ रहे हैं, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी इस एक्ट की। Mere possession of the document creates a right by the virtue of either law or trade or uses to possess the goods represented by the document। मान लेते हैं मैंने एक हार्ड डिस्क खरीदी अमेजन से, उसके साथ उसका बिल आता है ना, और ये पोजेशन मेरे पास है, तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड है कि ये मेरी ही हार्ड ड्राइव है। तो इन अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है ना, ये डॉक्यूमेंट्स इन पोजेशन है, तो ये इनफ प्रूफ है कि आप इसके पास इसकी ओनरशिप भी है, मतलब इसका टाइटल आप ही के पास है, इस प्रोडक्ट का टाइटल आप ही के पास है। गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय द डॉक्यूमेंट्स आर ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। मैं चाहूँ तो आपको बेच सकती हूँ अपनी वो हार्ड डिस्क, या किसी को भी बेच सकती हूँ, इजीली ट्रांसफरेबल या एंडोर्स कर सकते हैं। ऑल्दो दे अपीयर टू बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब आपको, आप इसे ट्रांसफरेबल पढ़ के ऐसा मान लेंगे कि हाँ ये तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होगा, हमें लग रहा है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड, जबकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है नहीं। इट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इन वन ऑफ द अटेम्प्ट्स, आई थिंक अक्टूबर 2023 में ऐसा क्वेश्चन बना है। PPB का अगर मैं अक्टूबर 2023 पेपर बोलती हूँ, तो वो मॉडरेट टू कॉम्प्लेक्स था, इट वाज नॉट एन इजी पेपर। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। ओके, तो ये कंसेप्ट जितने स्ट्रॉन्ग आप कर लेंगे, तो पेपर किसी भी लेवल पे आता है, चाहे इजी है, चाहे मॉडरेट है, चाहे कॉम्प्लेक्स है, आप आराम से कर पाएंगे। इसलिए कंसेप्ट्स को अपने दिल में उतारते चलिए। और सोगा से भी क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक May 23 में आया हुआ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट विच अटेम्प्ट, बट इट केम इन 2023। ज़्यादा पॉसिबिलिटी विच द इन्फॉर्मेशन दैट आई एम एबल टू रिकलेक्ट, इट केम इन May 2023। ठीक है, तो सोगा में बताया हुआ है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं
एडवांसेस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है राम, ओके राम गए बैंक के पास, बैंक जी मुझे लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है मैं लोन तो दे दूंगा, पैसे तो तेरे को दे दूंगा, बट मेरे पास ना कोई सिक्योरिटी तेरे को रखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू नो फॉर मी टू ऑल्सो फील सेफ जस्ट इन केस यू डू नॉट रीपे, हाउ विल आई गेट माई मनी बैक। तो बैंक ने पूछा आपके पास कुछ है असेट जो गिरवी रख सकते हो? आपने बोला ऐसे तो मेरे पास असेट नहीं है, मैं कोई बैलेंस शीट चेक करता हूँ। बैलेंस शीट ने देखा उसने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है जिसका वो प्रीमियम भी देता है। तो राम ने बोला कि मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है, एक LIC कराई हुई है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। बैंक ने कहा ठीक है बढ़िया है, आप ऐसा करो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को मुझे असाइन कर दो, मुझे इस इंश्योरेंस पॉलिसी को असाइन कर दो कि अगर अगर आपने डिफॉल्ट किया, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो जो सरेंडर वैल्यू है, जो सरेंडर वैल्यू आएगी इस पॉलिसी से वो आपके पास जाने की जगह मेरे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं अपने पैसे वापस ले लूँगा। तो क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अगेंस्ट भी लोन दिया जाता है? जी। और जो काइंड ऑफ चार्ज यहाँ पर क्रिएट होता है, द काइंड ऑफ चार्ज दैट इज क्रिएटेड हियर इज नोन एज असाइनमेंट। और ये बातें आप जितने अच्छे से आज अपने दिल में उतार लेंगे, वैसे तो काफ़ी प्रैक्टिकल है, आप बैंक में यूज़ भी करते होंगे शायद, प्रैक्टिकल टर्मिनोलॉजी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज आप आपके लिए हो सकता है न्यू हो, या आप ऐसे प्रोफाइल में कि आप ऑलरेडी जानते हैं इन टॉपिक के बारे में, वट एवर इज़ द केस। आज JIB में तो आपको मदद मिल ही रही है, CIB में भी ये टॉपिक आपको 2 जगह मिलने वाला है इन BRBL। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम परव्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेवल ऑल्सो, करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं एडवांसेस अगेंस्ट शेयर। इन माय ओपिनियन यहाँ से इस बार क्वेश्चन बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में इस बार क्वेश्चन बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। इसलिए मेरे साथ नेक्स्ट 3-4 मिनट्स ध्यान से बिना माइंड डेविएट करे सुनेंगे, ओके। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को गिरवी रखकर आप लोन लेते हैं, बट अगर आपको फर्स्ट स्लाइड याद है आज सेशन की, तो हमने बोला कि कोई रिस्ट्रिक्शन या ट्रांसफरेबिलिटी इश्यू हम नहीं चाहते हैं। तो जो ये प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स आप गिरवी रखकर लोन ले रहे हो, एज इन चार्ज क्रिएट कर रहे हो, ये कोलैटरल टाइप ऑफ कोलैटरल पढ़ रहे हैं हम, उसको गिरवी रख रहे हो, तो वो लिस्टेड शेयर होने चाहिए, यस। या फिर अनलिस्टेड भी हो सकते हैं, इट कैन बी अनलिस्टेड, बट देन रिस्ट्रिक्शन अगर होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी देन द बैंक इज गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली। जैसे ही रिस्क ज़्यादा हो जाती है तो जो भी लोन दे रहा है वो ऑफकोर्स अपनी PNC अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो भी जैसा भी होगा, जो भी हमने अपने प्रिंसिपल्स देखे हैं, लेंडिंग के कार्डिनल प्रिंसिपल्स देखे हैं, या पैरामीटर्स देखे हैं, या 7 C's देखे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही लोन दिया जाएगा। अनलिस्टेड शेयर्स की रेडी मार्केट नहीं होती है ना, और इसको बेचना मुश्किल हो सकता है, ओके। वुड रिक्वायर्स स्काउटिंग फॉर एन इंटरेस्टेड बायर एट अ म्यूचुअली नेगोशिएटेड प्राइस, तो उस बात को बैंक डेफिनेटली कंसिडर करेगा और अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट या लोन देना भी है या नहीं अपने जो भी कैलकुलेशंस है करेगा, ओके। बैंक या तो डिमांड लोन देता है या ओवर ड्राफ्ट देता है शेयर्स, और शेयर्स को गिरवी अगर कोई रख रहा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर लोन दिया जा रहा है शेयर्स एज अ सिक्योरिटी के अगेंस्ट, तो वहाँ पर किस तरीके का प्रोडक्ट जाता है, सिक्योर्ड लोन ही है यहाँ, या तो डिमांड लोन जाता है या ओवरड्राफ्ट जाता है, या तो OD जाता या DD जाता है, ठीक है। इसके अलावा शेयर्स को कोलैटरल ले सकते हैं, ऑफ कोर्स डैम अगर एडवांसेस के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं उसके अगेंस्ट दिया जा सकता है। जो नेचर ऑफ चार्ज यहाँ पर क्रिएट होता है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही मैं शेयर्स बोल रही हूँ गाइस, जैसे ही मैं शेयर्स बोल रही हूँ ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है प्लेज, और जब मैं डिबेंचर्स पढ़ाऊंगी वहाँ पर इट इज़ नॉट प्लेज, वहाँ पर हम इसको
मॉर्गेज जैसे मानते हैं। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। कैसे डीमेटेरियलाइज फॉर्म में आज शेयर्स होते हैं, क्योंकि 2008 ऑनवर्ड्स आज हम फिजिकल कॉपी होती ही नहीं है। ऐसे हमारे अकाउंट में पैसे चिंग चिंग करके आते हैं, फिर चिंग 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 करके चले जाते हैं। उसी तरीके से शेयर्स भी चिंग चिंग ही चल रहे हैं, मतलब वो मैसेज आता है ना, मैं चिंग बोल रही हूँ इसलिए। फुल्ली पेड शेयर्स के अगेंस्ट ही लेते हैं। ऐसी बात हमने जब फर्स्ट स्लाइड पढ़ रहे थे इस चैप्टर की, वहाँ भी देखी थी। कोई भी लोन जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अगेंस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एग्जिट रूट निकालना मुश्किल है। वो पैसे बेचना, वो प्रोडक्ट को कहीं बेच के मार्केटेबल नहीं है ना गाइस, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है, दिक्कत होएगी। बैंक को बैंक अमाउंट अपग्रेड कर सकता है अगेंस्ट द पर्टिकुलर शेयर। हम मान लेते हैं कोई शेयर पहले 100 रुपये का था, वो 1000 ही रुपये का हो गया है, अब काफ़ी अच्छी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, तो हो सकता है उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली अमाउंट ज़्यादा हो सके। स्टैट्यूटरी लिमिट ऑन शेयर होल्डिंग इन कंपनीज, ये भी चेक करा जाता है जब शेयर्स के अगेंस्ट लोन दिया जाता है। अगर मैं BR एक्ट के बारे में बात करती हूँ, तो कोई भी बैंकिंग कंपनी जो कि शेयर्स होल्ड करती है किसी भी कंपनी में, वो 30% ऑफ इट्स ओन पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, या 30% ऑफ दैट कंपनी व्हाटसोएवर इज लेस से ज़्यादा का इंटरेस्ट आपका नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं मैं हूँ बैंक ए और ये कंपनी एक्स, तो या तो उस कंपनी एक्स के जो भी पेड अप वैल्यू है शेयर्स की उसका 30%, या फिर अपना खुद का 30% ऑफ व्हाट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, जो इन दोनों में से जो भी लेस है उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट इस बैंक ए का इस कंपनी में नहीं होना चाहिए, विच एवर इज लेस। ओके, अब जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल शिफ्ट्स में क्वेश्चन बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर से भी पूछा जा सकता है। ओके, जब भी लोन दिया जा रहा है शेयर्स के अगेंस्ट, अंडरराइटिंग इश्यू के अगेंस्ट, कोई भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो कि शेयर्स रिलेटेड है, या इवन इन लिeu ऑफ डेट ऑफ अ कंपनी, स्टैट्यूटरी प्रोविजन स्ट्रिक्टली जैसे कि कंपनीज एक्ट बोल रहा है उसको भी फॉलो करना होगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप आप मुझे मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडवांसेस टू इंडिविजुअल फॉर सब्सक्रिप्शन टू IPO। जैसे मान लेते हैं मुझे IPO लेना है जोमेटो का, लेट्स से जोमेटो का IPO है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं बैंक के पास गई, बैंक जी मुझे पैसे चाहिए। बैंक बोलेगा पर्पस S² P² LR का वन ऑफ द P वर्स पर्पस, राइट। पर्पस क्या है कि वो सब्सक्राइब करना चाहता है IPO के। तो जो जब भी कोई ऐसा लोन बैंक दे रहा है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, कि जब मैं NBFC चैप्टर पढ़ाऊंगी, NBFC का कंटेक्स्ट पढ़ाऊंगी यूनिट 39 में, वहाँ पे थोड़ी सी बात कॉम्प्लिकेट हो सकती है अगर यहाँ पे बात समझी नहीं। हम यहाँ बोल रहे हैं यहाँ बैंक खुद ही लोन दे रहा है। मान लेते हैं बैंक के पास NBFC आया था कि मुझे किसी को लोन देना है जो कि IPO लेना चाहता है, तो यहाँ पर बैंक NBFC को लोन नहीं देगा। बट अगर कोई इंडिविजुअल आता है या कोई कंपनी आती है, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, मतलब NBFC नहीं आ रहा है, एनीबडी, एनी एंटिटी, इंडिविजुअल एक्सेट्रा अपार्ट फ्रॉम NBFC अगर आ रहा है बैंक के पास कि मुझे लोन चाहिए, IPO को सब्सक्राइब करने के लिए चाहिए, तो वो 10 लाख रुपए से एक्सीड नहीं कर सकता है, चाहे वो शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, PSU हो, जो भी हो। और यहाँ पे 50% का मार्जिन भी मेंटेन करना होता है। ये सारे ही पॉइंटर्स जो मैं स्क्रीन पर मार्क कर रही हूँ, यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखने को मिल सकते हैं। जो क्रेडिट दी जाती है कॉरपोरेट्स को, कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब इंडिविजुअल को तो दे सकते हैं बट कंपनीज को नहीं दे सकते क्रेडिट, नॉट टू बी एक्सटेंडेड टू कंपनीज। इंडिविजुअल्स को दे सकते हैं, कंपनीज को नहीं दे सकते हैं। IPO के लिए मान लेते हैं मैं एक कंपनी में किसी और कंपनी के IPO में पैसा डालना चाहती हूँ और उसके लिए मैं लोन लेने आई हूँ, नो यू नॉट गिव मी लोन। NBFCs को भी नहीं दे सकते हैं। को लेंडिंग और ऑन लेंडिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे यूनिट 39 के अंदर। ओके, बैंक जो है अपने एम्प्लॉयज को असिस्ट कर सकते हैं। ESOP 90% ऑफ द परचेज
ऑफ प्राइस ऑफ शेयर्स, या फिर 20 लाख जो भी लोअर है उतने तक का लोन। आईपीओ अगर बैंक खुद ही अपने ईसॉप्स के अगेंस्ट, इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस के अगेंस्ट दे रहा है तो हाँ ये हो सकता है 90%, या फिर 20 लाख, विच एवर इज लोअर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लर्न करना है इसे, इसको अपन को लर्न करना है। ओके चलिए, अब डिबेंचर, जैसे मैंने बोला था सिक्योरिटी अगर हम शेयर रख रहे हैं तो वहां प्लेज है, वैसे ही देखो यहाँ पर क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कंपनी है एक्स, ओके, ये है राम। राम ने इस कंपनी को पैसे दिए और इस कंपनी ने इसके अगेंस्ट डिबेंचर्स इश्यू कर दिए। ठीक है, जब डिबेंचर्स इश्यू करे तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज के अंदर, यहाँ पे लाइबिलिटीज होती है इस कंपनी की और यहाँ असेट होते हैं, ऐसी बैलेंस शीट बनती है। करंट लाइबिलिटीज में या इन जनरल लाइबिलिटीज में यहाँ पे डेट खड़ा है इनके पास। लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में इस कंपनी एक्स के पास डेट खड़ा है जो इन्होंने राम से ले रखा है। डिबेंचर का मतलब होता है डेट, यस, शेयर्स का मतलब होता है कंपनी में हिस्सेदारी। अब इस कंपनी के बैलेंस शीट में डेट है, इसका मतलब अगर हम दो बैलेंसिंग कंसेप्ट जैसे समझते हैं, बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल होती है। इस डेट का कहीं रिफ्लेक्शन होगा किसी असेट पे, लेट्स से डेट देकर इन्होंने कोई लैंड खरीदा था या जो भी, यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट के अगेंस्ट भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब राम ये डिबेंचर बॉन्ड्स लेकर जाता है बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के असेट पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, इस कंपनी के एसेट पे चार्ज क्रिएट हो रहा है। और ऐसा हम मान रहे हैं कि एसेट इमूवेबल होगा, जिस वजह से जो चार्ज यहाँ क्रिएट होता है वो मॉर्गेज होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। एग्जाम में कंसेप्ट आपसे पूछेंगे नहीं, बट आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट भी आता है तभी भी इस कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल होता है डिबेंचर्स पे, है ना, ऐसे होता है ना, राम को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो ये जो डिबेंचर्स होते हैं वहां पर जो चार्ज क्रिएट होता है वो मॉर्गेज होता है। ओके, और चार्ज जो क्रिएट होता है वो कंपनी के एसेट पर होता है जिस कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू करे हैं। ओके, इन फेवर ऑफ अ ट्रस्टी, बेसिकली इन इसके और इसके बीच में एक ट्रस्टी आ जाता है, दिस ट्रस्टी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ये ना पता चल रहा है कंपनी की दिवाली उठ गए और ये भी पैसे नहीं दे रहा तो बैंक पैसे कैसे नहीं कवर करेगा, इसलिए जो ये ट्रस्टी है वो इस बात का ध्यान रखता है। इतनी डिटेल, इससे ज़्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेलिंग आपको समझा भी नहीं रही हूँ। ओके, तो लोन अगेंस्ट डिबेंचर भी हो गया। अब बात करते हैं लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अब ध्यान रखेंगे, जो गैस मान लेते हैं गिन्नी रखी है गोल्ड की, ना कोई बुलेन रखा है, उसके अगेंस्ट लोन नहीं मिलता है। इट इज ओनली ऑर्नामेंट्स, ओनली ऑर्नामेंट्स, और 22 कैरेट गोल्ड होना चाहिए। फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर पर्पज गोल्ड लोन्स दिए जाते हैं। डिजिस्ट फ्रॉम ग्रांटिंग एडवांसेस टू सिल्वर बुलियन डीलर्स। मान लेते हैं कोई चांदी के विक्रेता हैं जो पुराना जैसे चांदी लेते हैं और वो उनको लोन की ज़रूरत है, सोना रखे, तो ऐसे लोगों को नहीं देना, रिस्ट्रेन करना चाहिए। 100% नहीं बोल रहे, डिजिस्ट बोल रहे हैं। नेचर यहाँ पर भी प्लेज होता है। ओके, लोन सैंक्शन जो होता है वो 75% ऑफ गोल्ड वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लेते हैं 1 करोड़ की ज्वेलरी है, 75 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करेगा किस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है, कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है। जो लोन दिया जाता है प्योर गोल्ड, रो गोल्ड, बुलियन गोल्ड के अगेंस्ट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और जो पोजेशन है वो चला जाता है, इसकी वजह से लियन एक्सरसाइज कर सकता है बैंक की, अगर तुमने हमारे पैसे नहीं दिए तो हम गोल्ड अपने पास रखेंगे। जो वैल्यूएशन होती है वो 22 कैरेट गोल्ड के हिसाब से होती है। ओके, ओके, एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे दैट इज व्हीकल फिनेंस। क्या व्हीकल के अगेंस्ट भी लोन मिलता है? हाँ, व्हीकल के अगेंस्ट भी मिल सकता है, वो पर्सनल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने गाड़ी के लिए लोन लिया तो वो हाइपोथिकेटेड है ना। यहाँ पर जो चार्ज क्रिएट हो रहा है वो हाइपोथिकेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल का पोजेशन हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, जबकि मूवेबल है।
जबकि मूवेबल है, हमने बोला मूवेबल असेट प्लेज भी हो सकता है, हाइपोथिकेशन भी हो सकता है। जब भी लोन दिया जाता है किसी व्हीकल के अगेंस्ट, वो उसका टेन्योर जो है, मान लेते हैं यूटिलिटी लाइफ जो है उस व्हीकल की वो 1 साल की है, तो 1 साल से ज़्यादा का लोन नहीं होगा। यूटिलिटी लाइफ ऑफ द व्हीकल जो भी मान लेते हैं 3 से 5 साल है, तो उतने तक का ही लोन होगा, उससे ज़्यादा का लोन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड वंस अगेन। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क कर दी है, ये नोट्स आप ले पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन। सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप कोई बातचीत करना चाहें मुझसे, any assistance if you need, you'll be able to talk to me. You can also talk to me in the comment box. तो आज हमने टाइप्स ऑफ कोलैटरल के बारे में बात किया। पहले बात करेंगे क्या कोलैटरल एक्चुअली एक्सेप्ट करता है बैंक, और फिर इंडिविजुअली लैंड एंड बिल्डिंग, गुड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, व्हीकल फिनेंस एक्सेट्रा के बारे में आज पूरे सेशन में हमने बातचीत करी है। ठीक है, विद दिस आई विल टेक योर लीव माय डियर बैंकर्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। स्टे ट्यून टू द चैनल, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में यूनिट 26 के साथ। विद दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Dusha Dua signing off for today. Bye bye.